नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। टाइम्स नाउ नवभारत LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टूडियो में आपका स्वागत है। दुनिया को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर महीने भर भी नहीं टिक पाई और अमेरिका ने ईरान पर जमकर कहर बरपाया। मंगलवार की रात जहां अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर अटैक किया, वहीं बुधवार की रात अमेरिका का हमला और आक्रामक हुआ। अमेरिका के हमले के बाद ईरान बदला लेने के लिए बौखला गया है। एक तरफ जहां आज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। इधर पाकिस्तान एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान खुद को ज्यादा चालाक समझ रहा था, लेकिन अब दो मोर्चे पर बुरी तरह घिर गया। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है, तो वहीं POJK में भी पाकिस्तान बुरी तरह से घिरा हुआ। पाकिस्तान को लगता था कि ईरान अमेरिका के बीच अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे भी इसका श्रेय कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुनीर और शहबाज की पोल खुल गई है। दुनिया के सामने पाकिस्तान की क्या वैल्यू है ये आप समझिए। सब कुछ बेनकाब हो चुका है और पूरी तरीके से POJK में विद्रोह ने और विद्रोहियों ने मुनीर और शहबाज की नींद उड़ा रखी। आप देखिए कि कैसे वहां पर जो लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं और पिछले 1 महीने से उतरे हुए हैं और डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। देखते ही देखते 2 से 3 दिनों में मिडिल ईस्ट में युद्ध फिर से छिड़ गया है। अब आप जानते हैं कि 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या क्या हुआ है, नहीं तो मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनते रहे। ट्रंप की धमकी के बाद US आर्मी ने बम गिराए और इसके बाद चाबहार, तेहरान, बुशहर, सिरीक में US का हमला हुआ। तो 24 घंटे में कितना कुछ मिडिल ईस्ट में बदल गया है ये आप देखिए। इसके बाद देखिए ईरान के गुलिस्तान में रेलवे ब्रिज पर अटैक कर दिया गया, रेलवे ब्रिज को ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही साथ ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इशारा पहले ही दे दिया। मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए गए हैं। 20 से ज्यादा युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। बहरीन और कतर में मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं लगातार। वो जो सायरन होता है जो हमले से पहले बजता है वो सुनाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भी फिर से धमकी दे दी है। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आई, ईरान पर आगे और भी घातक हमले होंगे, ये ट्रंप ने कहा है, जैसा पहले भी वो युद्ध के दौरान कहते रहे थे। अमेरिका को जवाबी हमला झेलना पड़ेगा, ये गालिबाफ ने कहा है, यानी कि ईरान की तरफ से ये रिप्लाई आया है अमेरिका को। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार भी हुआ है, क्योंकि ईरान भी कह रहा है कि भाई हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं हैं। बहरीन में US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया गया। 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर बहरीन में हमला किया गया है। तो ये तमाम घटनाएं 24 घंटे में इस युद्ध क्षेत्र में घटी हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर हमला किया है। ट्रंप की धमकी के बाद US आर्मी ने कई शहरों पर बम गिराया है। पोर्ट सिटी चाबहार में अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तेहरान, बुशहर, सिरीक में कई धमाके सुनाई। अमेरिकी हमले के बाद बिजली सप्लाई ठप हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि ट्रंप की धमकी के बाद सेना ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए। अमेरिका का हमला तेहरान से लेकर न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले बुशहर पर भी हुआ है। हालांकि ईरानी नूर न्यूज एजेंसी ने कहा है कि पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब अमेरिका का मकसद जो है उस पर अमेरिका लगा हुआ है। हालांकि पिछली बार जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी अमेरिका इसी मकसद के साथ युद्ध में उतरा था, लेकिन अमेरिका इसके बाद फिर पीछे हटने की कोशिश करता हुआ दिखाई। फिर समझौते की बात, फिर प्लान तैयार हुआ, फिर 14 पॉइंट्स तैयार हुए और उन 14 पॉइंट्स के सहमति पर यह हुआ कि सब ठीक हो जाएगा, शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड SC मेस्टन साहब जुड़े हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज सर, मैं ये देख रहा हूं कि 24 घंटे में वो पुरानी तस्वीर और पुराने दिन जो कुछ महीने पहले तक हमको दिखाई दे रहे थे वो सब दिखाई देने लग गए हैं। आपको कहां ये युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है? जय हिंद विद्या। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है
कि किसी भी इस प्रकार के मिलिट्री एक्शन का जो अंत होता है ना, वो अंत निश्चित रूप से डिप्लोमेटिक चैनल्स के साथ नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर होता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये एग्रेशन शुरू हुआ है, दोनों की तरफ से शुरू हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बातचीत के रास्ते हैं वो शायद थोड़ा पीछे हुए हैं, लेकिन बंद नहीं हुए हैं। बातचीत होगी समय आने पर। लेकिन वजह क्या रही, देखिए, ये बातचीत क्यों टूटी और ये दोबारा एग्रेशन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो आपने 14 सूत्रीय जो एमओयू बनाया था, उस एमओयू में कहीं ना कहीं जो कोर इश्यूज थे उन पे पूरी क्लैरिटी नहीं आई। कोर इश्यूज न्यूक्लियर का है, कोर इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, कोर इशू प्रॉक्सीज का है, कोर इशू जो इनका मिसाइल और ड्रोन पावर है उसका है, रिजीम का है। उनके ऊपर कोई क्लैरिटी मुझे लगता है उसके अंदर नहीं आई थी। तो ये निश्चित उस समय ही था कि जिस प्रकार का ये अरेंजमेंट किया गया है, आनंद फानन में, जल्दबाजी में, वो अरेंजमेंट ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। विद्या, एक लाइन और प्लीज। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि अभी जो एस्केलेशन हुआ है वो एस्केलेशन ईरान की वजह से हुआ है, क्योंकि ईरान ने नाजायज तरीके से उन 3 जहाजों के ऊपर हमला किया था। ठीक है सर। मिस्टर सर, आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका अब जिस तरीके से वार शुरू कर रहा है, जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है पिछले 24 घंटे में हमने जो देखा है, अमेरिका क्या रुकने वाला है? देखिए, अमेरिका रुकेगा या नहीं ये सब निर्भर है ईरान का काउंटर अटैक्स कितने होंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल साफ बोला है कि अगर उन्होंने हम पे हमला किया तो हम 20 गुना अलग मतलब 20:1 की रेशियो पे करेंगे। तो साफ जाहिर है कि बॉल ईरान के कोर्ट में है। मेरे को लगता है अमेरिका अब रुकेगा नहीं। अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या है? पहली बात हम समझते हैं ईरान की और अमेरिका के रेड लाइंस क्या हैं। ईरान का रेड लाइन बहुत क्लियर है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटल कंट्रोल और डोमिनेशन करना चाहता है, और वो हर हालात में ऐसा करना चाहता है कि ये पूरा विश्व उसको अपोज कर रहा है, शामिल भारत। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली बोला था, शामिल जीसीसी कंट्रीज, विश्व में कोई कंट्री नहीं है, शामिल चाइना, जो ये बोलता है कि ईरान को पूरा कंट्रोल में रहे। सिर्फ उसकी जिद है ईरान की। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चाहता है कि भारत के जैसे कि वहां फ्री फ्लो ट्रेड चलता रहे जैसे पहले होता आ रहा था। अगर ये ईरान की और अमेरिका की रेड लाइंस हैं, तो अमेरिका का इरादा बहुत क्लियर है कि अगर ईरान इस शिपिंग लेन्स पे इंटरफेयर करता रहेगा, कमर्शियल शिप्स को जैसे अटैक करेगा, जैसे कल कतारी शिप को अटैक किया है, तो साफ जाहिर है कि अमेरिका रुकेगा नहीं। अभी आपने ये जो पैटर्न ऑफ टारगेटिंग देखी है पूरे कोस्टल इलाके में, चाहे बुशर लो, बंदर अब्बास लो, सिर्क लो, झाबर लो, जितने भी कोस्टल इलाके हैं, खासकर बंदर अब्बास जो सबसे डोमिनेटिंग है क्योंकि वो जाग्रेब माउंटेन्स का एक्सटेंशन है और वहां से टोटल फायर बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेशन बहुत क्लियर है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रोक रहा हूं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया है। मशहद में सुपुर्दे खाक होंगे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई, और इससे पहले कि उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाता, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 4:30 बजे आज शाम को भारतीय समय के मुताबिक उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक इराक के नजफ और करबला में अंतिम यात्रा के दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ जुटने के कारण कार्यक्रम तय समय से लेट हो रहा है। अब खामनेई को भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे शाम को ईरान के मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। पहले अंतिम संस्कार सुबह होना था, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक जुट गई वहां पर, जो सेंटिमेंट है लोगों का वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ जुटने की वजह से कार्यक्रम को थोड़ा सा लेट करना पड़ा। अंतिम यात्रा से पहले मशहद में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मशहद शहर में बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ पहुंची है। अंतिम दर्शन के दौरान रोते दिखाई दिए लोग। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मशहद की तस्वीर है, जहां पर अयातुल्ला खामनेई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, और इस दौरान जो सेंटीमेंट है ईरान का वो दिखाई दे रहा है। जिस हालात में इस वक्त पूरा देश है, युद्ध लड़ रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने नेता को अंतिम विदाई दे रहा है। पाकिस्तान भी दूसरी तरफ 2 मोर्चों पर घिरा हुआ है। पाकिस्तान 2 मोर्चे पर कैसे फंसा हुआ है वो अब आपको बताता हूं। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध फिर से शुरू हो ही गया है, यानी कि पाकिस्तान का सारा जो झूठ है वो बेनकाब हो गया है।
पाकिस्तान बीच में कर रहा था ना कोशिश कि भाई हम शांति वार्ता करा रहे हैं और हम सब ठीक करा दें, लेकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है, ये दुनिया को समझ लेना चाहिए, अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए। बाकी तो दुनिया में बहुत सारे देश लोग समझते ही हैं, देश के लोग जो, लेकिन अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ठीक से इस्तेमाल भी होने के लायक नहीं। अब देखिए कि पाकिस्तान 2 मोर्चे पर फिर से घिर गया है। पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह देखा जा रहा है। पीओजेके के कोटली के पास प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी गई। पाकिस्तानी फौज ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद हालात कितने तनावपूर्ण हो गए उसकी एक वानगी अब आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कैसे फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद हालात बद से बदतर हो गए, तनावपूर्ण हो गए। जो लोगों का गुस्सा था वो और भड़क गया, लोग और ज्यादा आक्रामक हो गए, उग्र हो गए। ये भीड़ देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये सड़क पर ये लंबी कतार, बाइक, कार, हाथ में लाठी डंडा लेकर लोग चल रहे हैं कि आइए सामना कर लेंगे तुमसे। फौज से, पाकिस्तान की फौज से सामना करने के लिए ये लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और पिछले लगभग 1 महीने से ये सब कुछ चल रहा है। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि कर लो सारी बात, सब कुछ सेटलमेंट कर लो, नहीं तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और इस्लामाबाद इस वक्त हिला हुआ है। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हैं, लगातार बने हुए हैं। अनु सर, फिर एक बार आपके पास आ रहा हूं। ये 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, वहाँ के जो जानकार हैं, उन लोगों से जब अब से कुछ ही देर पहले मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि सारा सेटलमेंट तो हो गया, जो मांगे थी मान ली गई। फिर ये लोग सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं पीओजेके? देखिए विद्या, जो बातें मान ली गई हैं या नहीं मान ली गई हैं, ये भी इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। जो उनकी 2 इंपॉर्टेंट जो मांगे रही हैं, वो 12 सीटों वाला और जो जिस प्रकार से वहां से दोहन हो रहा है वहां के चीजों का, वो मांग कहाँ मानी गई है? मुझे नहीं लगता वो मांग मानी गई है और उस मांग के ऊपर ये अडिग है। देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, जिस प्रकार की आवाजें वहां से निकल करके आ रही हैं, वो आवाजें इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताती हैं कि आप वहां से आप जीत चुके हो। और जिस प्रकार का आर्थिक शोषण वहां पर हुआ है, जिस प्रकार से वहां पर लोगों को लगातार जो उनकी जो मौलिक चीज सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, वो सब। देखिए क्यों, एक बात मैं बताता हूं आपको विद्या, ये जब पीओजेके पाकिस्तान के कब्जे में गया था तो अपनी मर्जी से नहीं गया था। ये बल प्रयोग करके 1947 में हमला करके उन्होंने ये लिया था और उसके बाद 70-80 साल तक उनको ये पट्टी पढ़ाई गई कि आपके उधर जो कश्मीर है वहां कश्मीरियों का, आपके भाइयों का ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज जब वो देख रहे हैं कि ये कश्मीर इस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, 3 करोड़ सैलानी आ रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, एम्स हैं, एजुकेशन कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, पूरी चीजें उनको दिखाई दे रही हैं। उनको पता पड़ रहा है कि एक सेकंड और, कि पाकिस्तान ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, उनके हाथ में बंदूक पकड़ाई और उनको आतंकवादी बनाया। और अब आज फिर उसी बात को लेकर के उनको आतंकवादी कह करके पाकिस्तानी उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। तो ये बात उनको समझ में आ चुकी है। बड़ी खबर आ रही है सर, पीओजेके के हवेली बॉर्डर पर जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है जमकर। वहां पर महिलाओं और बच्चों ने मोर्चा संभाल रखा है, मतलब छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग तक, महिलाएं सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। आप एक बार इस तस्वीर को देखिए और सुनिए। ये सैलाब है, आक्रोश है, गुस्सा है और विरोध है पाकिस्तान की जबरदस्ती के खिलाफ। पाकिस्तान ने जो पीओजेके पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, वहाँ के संसाधन पर कब्जा कर रखा है, वहाँ के लोगों को वहाँ के संसाधन से महरूम कर रखा है, वहाँ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ करता है, वहाँ पर बलात्कार होते हैं, वहाँ पर जिनोसाइड किया जाता है, वहाँ पर लोगों की हत्याएं न सिर्फ की जाती है बल्कि मांस हत्या की जाती है। मिस्टर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो आक्रोश, गुस्सा है, अभी कुछ देर पहले जब मेरी बात हो रही थी तो वहाँ के एक व्यक्ति बैठे हुए थे हमारे साथ टेलीविजन पर ही, नवभारत पर ही, वो कह रहे थे कि हम तो कल भी भारतीय थे, आज भी भारतीय हैं और कल भी भारतीय रहेंगे। वो चाहते हैं कि भाई एक बार कहीं से सपोर्ट मिले। बिल्कुल, उनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो हमेशा भारतीय रहे हैं और भारतीय का उनको पूरा अधिकार है और हक है, और वो कश्मीर हमारा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बल्कि पाकिस्तान ने इनके साथ बेवफाई ये की कि वो कश्मीर का बोलता रहे। उसने किस बेसिस पे उसी कश्मीर से शख्सगाम वैली चाइना को दे दी। तो मैं बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है
जो डोमिनेटेड है आर्मी से पाकिस्तान की, और जो इनकी जनरल्स हैं वो सिर्फ एक ही वहां पर कौम पे पूरा फोकस करते हैं, वो है पाकिस्तानी पंजाब। आप सिंधीज को देख लिए, पाकिस्तान सिंध में उनको कैसे टॉर्चर करते हैं, बलूचीज को देख लिए उनको कैसे टॉर्चर करते हैं। जी सर। आपने ये देख लिया खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून्स को कितना मतलब वो टारगेट करके मारते हैं। और जी, अब और POJ इसीलिए में हो रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं कई मोर्चे पर फंसा हुआ है, और सिर्फ इसीलिए आज मैं कह रहा था कि पाकिस्तान दो मोर्चे पर बेनकाब हो गया है। एक तरफ जो वो अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील करवाने गया हुआ था, और दूसरी तरफ POJ में बलूचिस्तान में जहां पर उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन और लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।